हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज जो हम केस करने जा रहे हैं वो केस है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस रोहित प्रजापति एंड अदर्स। ये जजमेंट अप्रैल 2020 में आया था और ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस और एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पावर्स को लेके है। अब इस केस में हुआ ये था कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसने 1994 को एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इशू किया था। उस एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA से ये मैंडेशन हो गई थी कि हर वो इंडस्ट्री जो कि उसके शेड्यूल 1 में लिखी गई है उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लाने पड़ेंगे इफ दे वांट टू सेट अप और एक्सपैंड देयर बिजनेस, क्योंकि वो पॉल्यूशन जितना निकाल रही है उसी हिसाब से उनको ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होगी। तो वैसे तो ये नोटिफिकेशन 1994 को आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी मिनिस्ट्री ने 2 और बार इसको एक्सटेंड किया 1999 में और फिर 2001 में कि तब तक भी जो लोग जिन्होंने क्लियरेंसेस नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद 14 मई 2002 को मिनिस्ट्री ने एक और सर्कुलर पास किया जिसमें इन्होंने लिखा कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बाद में भी ली जा सकती है। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी इंडस्ट्री ने अपना ऑपरेशन बिगन कर दिया है तो अब वो 31 मार्च 2003 तक अपना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले सकते हैं। देयर बाय उन्होंने एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को अलाउ कर दिया। तो अब इसी 2002 के नए सर्कुलर को चैलेंज किया गया और इसने एनजीटी ने मतलब हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्डिक्ट दिया 8 जनवरी 2016 को और इन्होंने वो 2002 के नोटिफिकेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। एनजीटी ने बोला कि हर वो यूनिट या हर वो इंडस्ट्री जो बिना एक वैलिड एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ऑपरेट कर रही है तो वो अब बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ ही हर उस यूनिट को 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड किया है। तो अब इसी जजमेंट के खिलाफ 3 इंडस्ट्रीज जिन्हें शटडाउन होने का ऑर्डर मिल गया था उन्होंने अपील करी। वो इंडस्ट्रीज थी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड और यूनिक केमिकल्स। तो यही तीनों इंडस्ट्रीज बनती हैं हमारे प्रेजेंट केस में पिटिशनर्स। तो इस केस में हमारे कोर्ट के सामने 3 मेन इश्यूज थे। पहला इशू यही था कि 14 मई 2002 का जो एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस वाला सर्कुलर है वो वैलिड है या नहीं है। दूसरा इशू ये था कि एनजीटी ने जो अपना ज्यूरिसडिक्शन को यहाँ पर अप्लाई किया है जब उन्होंने इस सर्कुलर को जो 2002 वाला सर्कुलर था उसको कॉश डाउन किया तो क्या वो एनजीटी के पावर्स और उसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है या नहीं। और तीसरा इशू ये था कि जो हमारा 1994 का जो सबसे पहला सर्कुलर पास हुआ था उस सर्कुलर में क्या ऐसा स्पेसिफिकली लिखा गया था कि हमेशा किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा तीसरा इशू। तो सबसे पहले कोर्ट ने एनजीटी और उसके ज्यूरिसडिक्शन वाले इशू को लिया। इस इशू पे कोर्ट ने कहा कि हमारे 2019 का एक केस है तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस स्टरलाइट इंडस्ट्रीज और इस केस में ये बोला गया था कि एनजीटी के पास ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड किसी भी रूल्स या रेगुलेशंस को स्ट्राइक डाउन कर सके। तो अब इसी केस को प्रीसिडेंस की तरह ट्रीट करते हुए कोर्ट ने बोला कि हाँ एनजीटी के पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट सर्कुलर था जो हमारा 2002 का सर्कुलर है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर है और उसे सेक्शन 3 ऑफ ईपीए के तहत फॉर्मुलेट नहीं किया गया है। अब हमारा सेक्शन 3 ऑफ ईपीए क्या है? तो सेक्शन 3 ऑफ ईपीए पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कोई भी मेजर ले सकता है किस लिए? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट के लिए। और क्योंकि प्रेजेंट सर्कुलर ना तो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट कर रहा है और ना ही इम्प्रूव द एनवायरनमेंट कर रहा है इस वजह से वो सेक्शन 3 ऑफ ईपीए के तहत पास हुआ ही नहीं है एंड देयरफॉर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर है। और क्योंकि एनजीटी के पास पावर है कि वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, इस वजह से जो एनजीटी ने उस पर्टिकुलर ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन किया वो उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। अब चलते हैं दूसरे इशू की तरफ कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस होती हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है या नहीं। तो इस इशू पे कोर्ट ने बोला कि जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उस पूरे एक्ट का ही ये ऑब्जेक्टिव है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और उसे पॉसिबल डिग्रेडेशन से बचाएं। अगर हम एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस को अलाउंस दे देंगे तो ये जो 1994 का जो सर्कुलर आया है जो हमारा पूरा एक्ट है इन दोनों के ऑब्जेक्टिव को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। जब कोई क्लियरेंस ही नहीं मिलेगी, कोई पब्लिक हियरिंग ही नहीं होगी और उसके बावजूद अगर इंडस्ट्रीज फंक्शन करने लग जाएंगी तो वो ऑब्वियसली हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा।
तो इस वजह से कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि जो हमारा 2002 का जो सर्कुलर आया है, जो एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस की बात करता है, वो हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ऑब्जेक्टिव के ही खिलाफ है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अलाउड। इसके साथ ही कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस को डिस्कस करते हुए ये बोला कि उस केस में भी जब इलीगल माइनिंग की बात थी और प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं ली गई थी, तो उस चीज को कॉश कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस केस में जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 3 ऑफ ईपीए को फॉलो नहीं किया गया है, तो ये जो सर्कुलर है ये एनवायरमेंट के फेवर में नहीं है बल्कि डिफॉल्टर्स के फेवर में है, और ये इरिपेयरेबल डैमेज कॉज करेगा हमारे एनवायरमेंट को। देयरफॉर एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस कभी भी अलाउ नहीं हो सकती हैं। हमें हमेशा प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस ही लेनी चाहिए। अब इसी से हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे इशू की तरफ, क्योंकि तीसरा इशू यही था कि जो 1994 का सर्कुलर आया था, क्या उसमें प्रायर वर्ड यूज हुआ था? क्या उस सर्कुलर में ऐसा बोला गया था कि हमेशा हमको पहले ही एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेनी होंगी या नहीं लेनी होंगी? तो अब इस इशू पे कोर्ट ने कहा कि जो प्रायर वर्ड है वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो यूज नहीं हुआ था, लेकिन 1994 के सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि शैल नॉट बी अंडरटेकन अनलेस। अब इसका मतलब यही है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक आपके पास एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं होगी। तो इसका मतलब यही है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस को पहले लेना है और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट शुरू करना है। एंड देयरफॉर जो 1994 का सर्कुलर था उसमें प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की बात हुई थी, और इस वजह से एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस अलाउड नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, तो भी हमें यही समझ में आएगा कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को पहले लेना चाहिए, ताकि हम इन्वायरमेंट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें। तो फाइनली कोर्ट ने यही बोला कि एनजीटी के पास जुरिस्डिक्शन था सर्कुलर को क्वॉश करने का। साथ साथ ही जो वो सर्कुलर था 2002 का, जो कि एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की बात कर रहा था, वो गलत था, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस अलाउ नहीं की जा सकती हैं। और हमारा 1994 का सर्कुलर भी प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की बात करता है। तो ये तीनों चीजें तो डिस्कस हो गई, लेकिन अब मेन बात आई कि प्रेजेंट केस में क्या किया जाए, क्योंकि इन तीनों का जो इंडस्ट्रीज हैं, इन तीनों इंडस्ट्रीज ने अपना काम शुरू कर दिया था। काफी लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट पे रखे हुए थे, और इनका काम 2003 से लेके अभी जब तक केस डिसाइड हुआ तब तक चल ही रहा था। तो इसके लिए कोर्ट ने तीन पुराने केसेस पे रिलाई किया। पहला केस था गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस। दूसरा केस था लफाज उमिया माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस। और तीसरा केस था इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड वर्सेस पटेल विपुलकर 2016 का केस। तो गोवा फाउंडेशन के केस में 95 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया गया था, और अगर अब उन्हें स्टॉप करते तो वो ज्यादा हार्म क्रिएट करता। सिमिलरली लफाज उमिया माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अप्लाई करते हुए एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस को अलाउ कर दिया गया था। अब इलेक्ट्रोथर्म केस में हुआ ये था कि वहां पर एपेलेंट ने बिना पब्लिक हियरिंग के ही एक्सपेंशन कर दिया गया था। तो कोर्ट ने इस डिसीजन को गलत बोला। कोर्ट ने कहा कि बिना पब्लिक हियरिंग के अगर आप कभी भी एक्सपेंशन कर रहे हो तो वो इनवैलिड और इम्प्रॉपर होगा। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने क्लोजर ऑफ द प्लांट का ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका था और इंडस्ट्री फंक्शनिंग कर रही थी। तो इन्हीं तीनों केसेस को प्रीसिडेंस की तरह देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस किया कि जो तीनों इंडस्ट्रीज हैं, ये तीनों इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अपना बिजनेस इनिशिएट कर चुकी हैं। इसके साथ साथ ही फ्यूचर में बाकी हर चीज के लिए इन्होंने टाइमली परमिशन ली है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाने के लिए, नई इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, पीपल एम्प्लॉय करने के लिए, हर चीज के लिए इन्होंने टाइमली परमिशन ली है, और हर एक चीज गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से ही करी है। ऑल्सो अब ये इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, और इनका बिजनेस चल रहा है, इन सब चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर हम जो क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑर्डर जो कि एनजीटी ने पास किया था, उसको हम लोग ओवर रूल करते हैं। इन तीनों इंडस्ट्रीज को क्लोज करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट को तो जो डिग्रेड होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। इसकी बात पे ही कोर्ट ने कहा कि इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन और उसके डैमेजेस के लिए 10 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा इन कंपनीज को। प्लस इन्होंने कहा कि जो ये कॉम्पनसेशन होगा ये इन एडिशन टू द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय एनजीटी होगा। तो एनजीटी ने ऑलरेडी 10 लाख का कॉम्पनसेशन अवार्ड किया था, उसके साथ साथ ही ये 10 करोड़ का भी कॉम्पनसेशन लगेगा। तो फाइनली कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अपहोल्ड किया, उन्होंने कॉम्पनसेशन लगाया, और इसके साथ ही इन तीनों इंडस्ट्रीज को रन करने दिया।
तो इसके साथ ही हमारा ये केस खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।